जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर शनिवार को आशुतोष से सत्याग्रह की जो डिटेल है उनसे बातचीत करता हूँ। कई विषयों पर बात होती है। आज भी उनसे बात हुई, उन्होंने चर्चा की कि ये जो बनी है कॉकरोच जनता पार्टी और जो भी सरकार ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया है वो क्या उचित है या नहीं है। मैंने अपने विषय के उस विषय के ऊपर अपने विचार भी रखे और कहा कि जो भी विषय पार्टी ने उठाया है वो बड़ा उचित है और सरकार को उसके ऊपर बैन नहीं करना चाहिए था। मैंने ये भी कहा, परंतु ये भी ठीक है कि वो पार्टी कौन है, कहाँ है, विदेश में क्यों अकाउंट खोल रखा है, उससे उसकी साख के ऊपर सवाल उठते हैं। आशुतोष तो मैंने ये भी कहा कि इस तरह की पार्टी बनाना और उसके साथ 2 करोड़ एक दिन के अंदर अगर कोई फॉलोअर बन जाते हैं, वो अपने आप में एक कहानी होती है कि क्या एक दिन के अंदर 2 करोड़ फॉलोअर बन भी सकते हैं या नहीं बन सकते। अगर उनको इशू उठाना है तो धीम से उठाएं, परंतु इस तरह से विदेश में जाकर के अगर आप सरकार के खिलाफ बोलते हैं, आपको हक है, परंतु अगर आपको भारत से इतना प्यार है तो भारत में आकर के आप सरकार के खिलाफ बोलिए, वहां से क्यों बोलते। आशुतोष ने और भी बात की कि जो ट्रम्प बोलते हैं बार बार भारत के बारे में कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट आ रहे हैं भारत में, उसके ऊपर भारत ने अनाउंस नहीं किया परंतु उन्होंने कर दिया। मेरा कहना ये था कि ये बात ठीक है कि जब तक वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को भारत के प्रधानमंत्री नहीं बुलाएंगे तब तक नहीं आ सकते। तो ट्रम्प को सीरियस नहीं लेना चाहिए। ट्रम्प को जवाब देने का मतलब है उसकी साख को बढ़ाना, उसकी साख बिल्कुल भी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी कई बार ऐसे काम करती है जिससे ऐसे लोगों की साख भी बढ़ जाती है जो बहुत छोटे किस्म के लोग होते हैं, जिनकी कोई भी ज्यादा सोशल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती, पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होती। इसलिए कि सरकार को सबके ऊपर बैन नहीं लगाना चाहिए, छोटी छोटी चीजों के ऊपर उतराव नहीं करना चाहिए, बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस तरह के लोगों को अगर आप बैन करते हैं, इससे सरकार को तो फायदा होता नहीं है, नुकसान होता है, परंतु उन लोगों की साथ जरूर पड़ जानी चाहिए। प्रजातंत्र के अंदर सरकार को विरोध करने का पूरा अधिकार है, सरकार के खिलाफ बोलने का अधिकार है, परंतु स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप बाहर में बैठ करके विदेशों में जाकर के भारत के खिलाफ रहें। तो मेरा विषय बड़ा स्पष्ट है कि सरकार को थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म, आलोचना को सहन करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कई बार रिएक्शन करती है जिससे ऐसे तत्वों को भी ताकत मिलती है जिनकी अपनी साख वैसे भी कम होती है। पूरी अगर बातचीत आपने सुननी है तो आप मेरा एपिसोड प्रभुवाणी जरूर देखिए। प्रभु चावला जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं, लॉस एंजलिस में, जहां टेम्परेचर इस वक्त 15-16 डिग्री के आसपास है। और बीच पे हूँ मैं, लॉन्ग बीच पे हूँ। लॉन्ग बीच में आप तो और जला रहे हैं हम लोगों को यहाँ पे बैठे बैठे। अब मैं तो ये नहीं पूछूंगा कि ये मच कोइंसिडेंस है कि जब वहां पहुंचे तब भारत के अंदर कॉकरोच पैदा हो गए इतनी बड़ी संख्या में। क्रिएट नहीं किया है। लेकिन ये हफ्ता जो है वो हफ्ता अपने आप में काफी कुछ विवादास्पद था। एक तो पहला विवाद उसी समय पैदा हो गया जब प्रधानमंत्री नॉर्वे में थे और वहां पे एक नॉर्वे की पत्रकार ने उनसे सवाल पूछने की कोशिश की, उसके जवाब उन्होंने नहीं दिए। और उसके बाद जो सेक्रेटरी वेस्ट थे उन्होंने जिस तरीके का जवाब दिया उसको सुन के तो सबके होश ही उड़ गए। और वहां से एक स्वतंत्रता, वाणी की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता पर गहरे सवाल खड़े हुए। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस हफ्ते की ये है कि कॉकरोच जनता पार्टी नाम की एक सटारिकल अकाउंट खोला गया सोशल मीडिया पे और इंस्टाग्राम पे 5 दिन में 2 करोड़ से ज्यादा लोग उस अकाउंट से जुड़ गए। 2 करोड़ से ज्यादा। और साथ ही साथ ट्विटर पे 2 लाख से ज्यादा लोग जुड़ गए। अपने आप में फिनोमिनल फिगर है। अब जब से ये हुई है उसके बाद से लगता है सरकार थोड़ी घबराई। सरकार ने अकाउंट को बंद करा दिया, ब्लॉक करा दिया। उसने दूसरा अकाउंट खोल दिया और बवाल शुरू कर दिया जब उसने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ पिटिशन शुरू करा दी सिग्नेचर की। और आखिरी जानकारी मिलने तक 4 लाख लोग उस पर सिग्नेचर भी कर चुके हैं, यानी उस पिटिशन को एंडोर्स कर रहे हैं। सवाल इस बात का उठता है कि क्या ये कोई विदेशी साजिश है सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए? क्या जेनजी आंदोलन उसी तरीके से उठ खड़ा होगा जैसे कि पिछले सालों में हमने देखा अपने पड़ोसी देशों के, श्रीलंका में, बांग्लादेश में या फिर नेपाल में? क्या ये सरकार के खिलाफ गुस्सा है? और क्या विपक्षी पार्टियों के हाथ से मुद्दा लेने की कोई कोशिश है और जो असली मुद्दे इस देश के अंदर है उससे लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश? कई तरीके के सवाल चल रहे हैं, कई तरीके की जो है कॉन्स्पिरेसी थियरीज चल रही है, कई तरीके की अटकलें, अफवाहें चल रही हैं। जानेंगे प्रभु जी से। प्रभु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये कॉकरोच कहां से आ गए आपको तो पता ही होगा। ये विदेशी कॉकरोच है तो मैं उसके बारे में क्या बोलूंगा आपको कि पार्टी जीवन में खड़ी है। सवाल ये कि फंडामेंटल उसमें नुकसान ये है कि अगर वो फॉरेन किसी जो बैठे जैसे ध्रुव राठी है
विदेश में बैठ करके आप कर रहे हैं, देश में आइए, लड़ाई करिए, तब तो समझ में आता है। आप जर्मनी में बैठ करके गाली देंगे सरकार को, और आशुतोष जहाँ से तो समझ में आता है कि उसको बैन करेंगे तो हम भी साथ में खड़े हो जाएंगे वहाँ पर। फिर इस तरह के लोग जो बाहर बैठ करके, कॉकरोच नाम ऐसा है, ट्रेंडिंग नाम है, उसके ऊपर आप पार्टी खड़े करेंगे तो उसका तो नाम होगा। उसके लिए आप जो बात वो कह रहे हैं कि सरकार जो कर रही है नहीं करना चाहिए, इशू सही उठाए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मीडिया उस तरह की इशू उठा नहीं रहा है। तो इसका फायदा जो है बाहर के लोग उठा रहे हैं, उसका सोशल मीडिया पे जिस तरह के लोग करते हैं, आजकल जानते भी कितने सारे यूट्यूबर हैं, कई लोगों के पास काम नहीं है तो जैसे काम शुरू कर देते हैं। इसके पीछे कौन है मैं जानता नहीं हूँ अभी तक किसी के। मेरे को लगता है कि विदेश में तो वहीं से बना है ये कॉकरोच पार्टी, रजिस्ट्रेशन जो हुई है किसी बाहर के कंट्री से हुई है, इसलिए एक उसका वो जो शार्पनेस होनी चाहिए, जो क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए थी कि विदेश में रह करके आप पार्टी खड़े कर रहे हैं और 4 मिलियन या 4 करोड़ 2 भी बने हैं उसके अंदर, वो एक तरह से मैं नहीं कहूँगा कि जेन्युइन बड़े होंगे, कॉकरोच नंबर कि चीफ जस्टिस साहब ने कह करके प्रचार कर दिया। अब जो मैं पहले कह रहा हूँ कि जितनी सरकार रिएक्ट करती है, जैसे क्रेडिबल लोग भी नहीं हो वो भी क्रेडिबल हो जाते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को बैन करेंगे, चाहे कोई भी हो जिसके पास 5 फॉलोअर नहीं होंगे जेन्युइन, वो उसको बैन कर देंगे तो वो हीरो बन जाएगा अपने आप। और कॉकरोच पार्टी को बैन करना नहीं, मैं तो बैन किसी के पक्ष में नहीं हूँ जब तक कि वो टोटली एंटी नेशनल जिसको कहते हैं, किसी देश की जनता भड़काने की बात जो होती है, इस तरह जो डेफिनेशन है भड़काने की, ये नहीं कि आपने किसी सरकार के खिलाफ किया था एंटी नेशनल हो जाए। तो मैं किसी किस्म के बैन, चाहे वो कॉकरोच पार्टी हो, चाहे वो दीमक पार्टी हो, चाहे वो मेंढक पार्टी हो, किसी के ऊपर भी खड़ा नहीं करना चाहिए। तो इस तरह के कई खड़े हो जाएंगे, कोई डॉग पार्टी खड़ी कर देगा, कोई बकरी पार्टी खड़ी कर देगा, कोई कुछ खड़ी कर देगा। बट सर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सोशल मीडिया का एक फिनोमिनन है और 5 दिन के अंदर 2 करोड़ लोगों का जुड़ना, और दूसरी बात क्या है कि ये तो 2 करोड़ लोग वो हैं जो ऑफिशियली एक तरीके से इसके साथ जुड़े हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उनके साथ सिंपैथाइज कर रहे होंगे और जो खुल के सामने नहीं आना चाहते, ऑब्वियसली बहुत सारे कारण उसके लिए हैं। इतनी बड़ी संख्या में जुड़ना ये क्या इंडिकेट करता है? ये कोई फिनोमिनन है, सरकार के खिलाफ नाराजगी है, बेचैनी है, क्या है? सवाल ये है कि कई बार सवाल उठाए जाते तो थोड़े फॉलोअर्स इकट्ठे हो जाते हैं। हिंदुस्तान के अंदर टोटल ट्विटर के फॉलोअर 31 मिलियन हैं, हमारे प्रधानमंत्री के 100 मिलियन से ज़्यादा है। तो हिसाब लगा लीजिए 31 मिलियन इंडियन, सारे 100% इंडियन फॉलो करें, बाकी विदेश के फॉलो करें। तो आप जो फॉलोअर्स की बात कर रहे हैं उसमें कितने उसके अंदर जेन्युइन क्या है, जैसे बंगाल का क्वेश्चन उठा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें फिट बैठता है कि अगर 93% वोट हुए हैं तो 45 मिनट सेकेंड में एक वोट पड़ना चाहिए था, जो फिजिकल पॉसिबल नहीं है अगर आप कोशिश करने की। तो जिस तरह से लाइक्स और डिसलाइक्स आते हैं, अगर 10 मिनट के अंदर 1 मिलियन लाइक्स किसी के आ जाएं तो इसका मतलब कितने कंप्यूटर ने काम किया होगा, कितने हैंडल एट ए टाइम काम कर रहे होंगे। आप थोड़ा देखिए कि मैकेनिकली ये फिजिकली पॉसिबल है कि नहीं है कि 24 घंटे के अंदर आपने 2 करोड़ इकट्ठे कर लिए, तो उसके लिए कितने लोग उसके ऊपर एक्टिव होंगे, जिनके पास स्मार्टफोन होंगे और उन्होंने फॉलो किया होगा। मैं उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता, मैं प्रिंसिपल के ऊपर पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं डाउट करता हूँ कि वो जेन्युइन है या नहीं है, मेरे को पता नहीं है। मेरे को शक है कि जेन्युइन नहीं है। परंतु इशू की बात करें तो अच्छी बात है कि बैन करना कि इतने 4 करोड़ फॉलोअर थे या 2 करोड़ फॉलोअर थे, हिंदुस्तान के अंदर इतने भी लीडर हैं, जब मिनिस्टर बनते थे एक ही दिन में मिलियन फॉलोअर्स हो जाते हैं, उसके बाद बढ़ते नहीं है, वहीं के मेरे रहते हैं। तो जेन्युइन फॉलोअर्स तो बहुत कम लोगों के हैं, बाकी लोगों के सब बॉट्स हैं, खरीदे हुए हैं। मैं उसके ऊपर जानना नहीं चाहता, परंतु आप इशू की बात करेंगे मैं आपके साथ। फॉलोअर्स के ऊपर मैं डिसएग्री, सॉरी टू से, कितने फॉलोअर्स हैं मैं उसके ऊपर मेरे को डाउट है, क्या है, क्या मोटिव। बाहर का आदमी है, उनके जैसे सवाल उठाए, कौन फाइनेंस कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या है चेहरा जो उनके सामने आया, वो चेहरा कौन है, कोई क्रेडिबिलिटी तो होनी चाहिए। आशुतोष भी जाकर खड़े हो किसी के खिलाफ बोलना, तो आपकी एक्सपीरियंस है, आप पॉलिटिक्स में रहे हैं, ये जो आदमी बना रहा है उसका एक्सपीरियंस क्या है पब्लिक इशू का, कोई नहीं। आप सडनली खड़े हो जाते हैं तो उसके ऊपर क्रेडिबिलिटी खड़ी होती है। आप कुछ जो नॉन आदमी हो, अरविंद केजरीवाल हो या MP हो या कोई सोशलिस्ट रहा हो, किसी के जमाने में एक्टिविस्ट रहा हो, जिस आदमी का तो नाम मेरे को भी नहीं पता क्या कैसे आ गया, कहाँ से आ गया, तो इसलिए किसी को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम, तो मैं उसको क्रेडिबिलिटी काय को दूं? मैं तो यही कहूंगा इशू उठाया, ठीक है, जिसने उसने उठाया, हमने नहीं उठाया, उसने उठा दिया। आई मस्ट कांग्रेचुलेट हिम फॉर रेजिंग एन इशू। और उसको क्या इसके लिए बना लेना तो बड़ा गड़बड़ है कि कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको, ठीक है, पर जनता में सवाल ये कि उनको सपोर्ट जनता, भारत की, हिंदुस्तान की जनता सपोर्ट उसमें कितने हैं पता नहीं ना, आपको सीक्रेसी पता नहीं लगती। तो आप अगर इशू की बात उठाएंगे, कॉकरोच पार्टी का नाम रखना है इंडिया में फैशनेबल है, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा अटैक चीफ जस्टिस पे कर रहे हैं, इसके माध्यम से आप कहेंगे मोदी जी के ऊपर अटैक कर रहे हैं तो दूसरी बात है, पर अल्टीमेटली नाम किसने लिया? कॉकरोच का नाम तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लिया, उन्होंने कहा जी मेरे को मिसअंडरस्टैंड किया गया है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये जो इशू है आप उसको ऊपर फोकस करिए,
कि लोगों को लगता है कि इस तरह के लोगों को बैन नहीं करना चाहिए। और बीजेपी का ये कि ओवर रिएक्शन करते हैं और बड़े बड़े लोग हीरो इसलिए बन गए कि जो डिजर्व नहीं करते कि बीजेपी ने उनको बैन कर दिया, इसलिए वो हीरो बन जाते हैं। अब इस लड़के के खिलाफ जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, उसके परिवार को परेशान किया जा रहा है। मतलब अगर एक सटारिकल अकाउंट था तो आप उसको मजाक लेके निकल जाते। जान से मारने की धमकी देना और बैन करना और परिवार वालों को परेशान करना। तो देखो, पहले भी कहा ना, जैसे अभी उसने कोर्ट में इशू फाइल किया, अब मैंने जो देखा अखबारों के अंदर, मैं उस समय तो बाहर बैठा हूँ कि वहाँ यहाँ का वकील कोई केस लड़ने की तैयारी, कि फॉरेन एक्ट्रेस है उसका, और यहाँ पर उसके ऊपर इशू बन जाते हैं, ईडी वीडी के सब इशू बन जाते हैं, कोई उनके लिए वकील भी नहीं मिल रहा उनको, अभी तक कोई नहीं मिला। बड़े कांग्रेस के लोगों ने भी मना कर दिया उनको। कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले खड़ा होना चाहिए था, जो मैंने अखबारों में पढ़ा कि कांग्रेस के बड़े बड़े वकील जो बाकी लोगों के लिए खड़े होते हैं, इसके लिए खड़ा होने के लिए तैयार नहीं हुए। तो न कहीं उनको भी लगता होगा ना कि इसमें खड़े होने से क्या उनके परिवार को तंग किया, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। परंतु ये इतना बड़ा इशू, कांग्रेस पार्टी जो ऑपोजिशन है, कितने उसने ऑफिशियली सपोर्ट किया, कि किसी ने भी नहीं किया। लेकिन अगर चीफ जस्टिस कोई बात कहते हैं और उसको उस पर इतना जबरदस्त रिएक्शन अगर दिखाई पड़ता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक सिस्टम के खिलाफ एक नाराजगी या उसके खिलाफ एक तरीके का प्रतिरोध दिखाई पड़ रहा है। लेकिन लोगों को कम से कम सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस में एक भरोसा है। जब उनके मुंह से इस तरीके की बातें सुनते हैं, मैं ये मान सकता था कि 2 लाख लोग इनके फॉलोवर होते हैं या 3 लाख फॉलोवर होते हैं इंस्टाग्राम पे, लेकिन 2 करोड़ बहुत बड़ी संख्या होती है। आप मैकेनिकली क्रिएट नहीं कर सकते जब तक ऑर्गेनिक ग्रोथ इसकी हो सकती। उस संदर्भ में मेरा सवाल है कि ऐसा तो नहीं कि एक सिस्टम के प्रति लोगों के अंदर कोई एक वितृष्णा पैदा हो रही है या कोई नाराजगी पैदा हो रही है? नहीं, आप फॉलोअर्स को लेकर सिस्टम के प्रति देखो जी, डेमोक्रेसी के अंदर आशुतोष, मैं और आप कुछ भी कहें, सिस्टम के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर जिसको वोट मिलते हैं उसको वोट जीते। अभी वेस्ट बंगाल की सीटें जीत करके आया 206। आप उसके ऊपर कहेंगे सिस्टम, उनके बाद इलेक्शन के बाद इलेक्शन जीते जा रहे हैं, तो उसके ऊपर आप कौन सिस्टम की बात कर रहे हैं? आपको सड़क पे लोग क्यों नहीं आ रहे? प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे? चुनाव लड़ने से मना क्यों नहीं कर रहे सब लोग जाकर के? तो चुनाव भी लड़ने हैं, फिर चुनाव हारने के बाद गाली भी देनी है, भाई मत लड़िए चुनाव आपको। सब जब करें सिस्टम के खिलाफ, अगर कोई ऐसे पार्टी बना ले और उसके 2 करोड़ लोग फॉलोअर खड़े हो जाएं, उसके बाद 2 महीने बाद लगे कि उसके ऊपर आप उसकी जो ट्वीट की पढ़ते हैं, अभी जो पिछले उन्होंने दूसरा सिस्टम खड़ा किया है, रिस्पॉन्स देखिए ना, अगर 2 करोड़ हैं उसके ऊपर लाइक डिसलाइक के अंदर 1000 ही आते हैं, तो कितना % हुआ? तो रिस्पॉन्स, एंगेजमेंट कितनी है उस अकाउंट के ऊपर? एंगेजमेंट 0.001% भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब देखिए, राहुल गांधी ने कह दिया मोदी जी और वो जो है ट्रेटर हैं। अब ट्रेटर शब्द का, प्रधानमंत्री के लिए शब्द का प्रयोग करना, इससे सिंपैथी होती है नहीं होती, मेरे समझ नहीं आता, क्योंकि इस तरह की भाषा का यूज करते हैं। जो भी नाराजगी प्रधानमंत्री के खिलाफ होगी, राहुल गांधी की ये बात कहने से वो उसमें डाइल्यूशन होगा। जैसे उन्होंने शुरू किया था चौकीदार चौर है, क्या हुआ था उसका? तो सारे चुनाव जीत गए थे वो। आप इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको अटैक करने का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एक्सपेक्टेड है कि पॉलिसी के ऊपर अटैक करें, पर्सनैलिटी पे क्यों अटैक करते हैं? अभी जो जिस स्थिति से सरकार जूझ रही है, क्या आपको कॉन्फिडेंस है कि सरकार इससे निपट पाएगी? सरकार के पास वो टैलेंट है जो इससे निपटने की कोशिश करेगी? क्योंकि पिछले दिनों 3.5 घंटे तक प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के लोगों से बातचीत की है। उसके बाद आरबीआई से रिकॉर्ड पैसा जो है वो सरकार के पास गया है। और जो जो पनगड़िया साहब हैं, जो फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, वो कह रहे हैं 100 से भी आगे निकल जाए तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। आरएसएस कह रहा 100 किसी हालत में नहीं जाना चाहिए। इज देयर कंफ्यूजन इन द गवर्नमेंट अबाउट द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट? देखो, इकोनॉमिक पॉलिसी को अगर डिवाइड करें, आरबीआई का डिविडेंड जो देती है सरकार को, वो 3 लाख के करीब दे रहे हैं, 3 लाख करोड़, जो हाईएस्ट टिप्स है। अब डिविडेंड बेस्ड होता है, कैश इन्वेस्टमेंट रेशियो जो बैंक की बनी है उसके ऊपर है, उससे बाहर नहीं गए हैं। उसके बाद अब ज़्यादा सरप्लस उनके पास है आरबीआई के बाद, क्योंकि ज़्यादा बैंकों के हिसाब से जो डिपॉजिट्स आए हैं, जो प्रॉफिटेबिलिटी है, डिविडेंड है, तो उस हिसाब से दिया है 3 लाख। उससे डेफिसिट सरकार का 1-2% का, आधे % से भी कम होगा, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उससे सेम नहीं होती गवर्नमेंट। पर जो आर्थिक इशू, प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि हालत खराब है, कि आप तेल मत खरीदिए, आप विदेश यात्रा में मत जाइए, ये सब कहा उन्होंने। जब प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि हमारी हालत खराब है, क्योंकि उसका कारण क्या है कि जो ईरान का वॉर है वो रुक नहीं रहा, और उसकी जो नहर खुलने वाली, जो रास्ता खुलने वाला खुल नहीं रहा, पता नहीं रहता कब होगा। तो प्रधानमंत्री को पता है कि लंबे तक से लड़ना है। अगर 97 तक डॉलर पहुंच गया ऑलमोस्ट, ये भी हो सकता है, और पाउंड 120 रुपए का हो गया, जब किसी ने, ये तो बहुत होता चला जा रहा है इसके ऊपर। और पनगड़िया साहब तो शुरू से कह रहे हैं, जब प्लानिंग उसमें भी थे नीति आयोग में, तब भी कहते हैं कि फ्री फॉर ऑल होना चाहिए। और रुपए गिर रहा है, उसके मुकाबले ये है कि बाकी करेंसी नहीं गिरी इतनी तेजी से। इसलिए हमारे चिंता का विषय है कि रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले में, बाकी करेंसी के मुकाबले में तेजी से गिर रही है।
सर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो, और ये मतलब मुझे नहीं लगता कि ये कोई इत्तेफाक की बात है, आपको ध्यान दिया होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब सीज फायर की घोषणा की तो अमेरिका से घोषणा हुई उसकी, ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सबसे पहले लिखा। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका की जो विदेश मंत्री मार्को रूबियो, वो कह रहे हैं कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट यहां आएंगे। अब अमेरिका हमको इन्फॉर्म कर रहा है, मतलब कायदे से तो भारत सरकार को इन्फॉर्म करना चाहिए था। ये क्या फिनोमिनन है? और फिर उसी के साथ साथ मैं ये भी देख रहा हूं कि हमारा रशिया और वेनेजुएला दोनों के साथ हमारी ऑयल की जो इंपोर्ट है वो बढ़ गई अचानक। अब अगर मई के आंकड़े हम देखें तो आज की तारीख में वेनेजुएला से हमारा जो ऑयल का इंपोर्ट है वो नंबर 3 पे है, 417 मिलियन बैरल पर के हिसाब से। सबसे ज्यादा वो तो अंबानी साहब ले रहे हैं ना वहां से, तो देखा होगा आपने अपने स्टेटमेंट में वो भी है कि अंबानी साहब सबसे आते हैं वहां से ले रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ रिफाइन करते हैं, बाद बेच देते हैं, फिर जाकर के प्रॉफिट बाद वो बिजनेस है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितने ले रही है मेरे को उसके बारे में पता नहीं है, रशिया से तो वो ज्यादा ले रहे हैं। ट्रम्प की आदत है कि हमारे लिए नहीं, बाकी जगह भी अनाउंस कर देते हैं कहीं ना कहीं, हर जगह। अब वेनेजुएला के प्रेसिडेंट इंडिया आएंगे नहीं आएंगे, हम तो अपने हिसाब से ब्यूरोक्रेसी हमारी चलती है कि फॉरेन मिनिस्टर हमारे जो है पुराने रिटायर्ड IFS ऑफिसर हैं, उनको आजकल देखा होगा कम बोल रहे हैं, कई दिनों से सुनाई दिया उनकी ज्यादा बात। तो ट्रम्प की एक आदत है, ट्रम्प को आप सीरियस लेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप शाम को कुछ बोलेंगे, सुबह कुछ बोलेंगे, दोपहर को कुछ बोलेंगे। बेटी की शादी में नहीं गए अपने जाने वाले थे जहाँ पर, जो आदमी वहां से नहीं जाता, तो उसके ऊपर ये बात ठीक है कि इंडिया को एम्बेरस कर रहे हैं, वो हर बार इंडिया के बारे में कह रहे हैं, उसके बारे में हम चुप रहते हैं, उसकी हमारी क्या कारण है, क्यों है, हम ना कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब उनसे उनकी भाषा में बोलना ये ठीक लगता है कि नहीं लगता, ये मेरे को समझ नहीं आता है। पर ट्रम्प की एक तरह से जो है उसका असर हमारे ऊपर हुआ है कि अर्थव्यवस्था जो आज खराब है हमारी, उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर ट्रम्प ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप एंजॉय करिए, हॉलीडे पे है तो एंजॉय करिए, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू आशुतोष।